नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। मॉडल पेपर जो है यूपी टेट के लिए हमने जो है जो पहला है वो स्टार्ट करा दिया। इससे पहले इसी के जो बाल विकास और हिंदी के प्रश्न थे 60 प्रश्न तो देखे थे। यदि नहीं देखे हो साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी मॉडल पेपर 1 के जो है पर्यावरण अध्ययन और संस्कृत के जो है वो प्रश्न देखेंगे। तो 30 और 30 करके टोटल 60 प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 121 से। प्रश्न आपका है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है वायु दाब मापने के लिए। इसके अलावा ऑप्शन जो डी वाला यहाँ पर दे रखा है इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हाइग्रोमीटर का जो है वो यूज कहाँ किया जाता है। तो आर्द्रता मापी के लिए जो है वो यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर का। एक हाइग्रोमीटर होता है, एक हाइड्रोमीटर होता है। तो यहाँ पर अगर ड्रा डा देखने को मिले हाइड्रोमीटर तो वो घनत्व मापन से संबंधित होता है, ये आर्द्रता मापन से संबंधित होता है। घनत्व मापन किसका? तो द्रव घनत्व मापी कह लीजिए, वो आपका हाइड्रोमीटर होता है। 122 प्रश्न है, बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, ट्रांसजेनिक पौधा है, प्राकृतिक पौधा है, औषधीय पौधा है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता होती है, जिस कारण ये स्वतः ही खुद जो है आप कह सकते हैं स्वतः ही जो हानिकारक कीट होते हैं उनसे अपनी सुरक्षा कर लेता है। ये भी मैंने आपको बताया है कि ये जो यहाँ पर बीटी लिखा हुआ है ये गुण होता है इनमें, बैसिलस थुरिनजिनसिस नामक जीवाणु होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण इनमें जो है ये गुण आपको देखने को मिलता है। तो ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है। 123 प्रश्न है, कौन सा जो है वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य जो है वो कारक है? SO2, H2S, HCl या फिर N2? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ भी चुका है। तो कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? आंसर की बात करते हैं तो SO2 आपका सल्फर डाइऑक्साइड सही होगा। ये वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर उसे क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है। बिल्कुल आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल? बताइए कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों ऑप्शन में से उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है ये आपके सबसे ज्यादा उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र में आएंगे, यही आपका सही होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 125 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है जो कि आम पकाने में जो है वो प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से कैल्शियम कार्बाइड सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि CaCa2। ये जो है आम और अन्य फलों को पकाने में यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है एसिटिलीन गैस जो है वो उत्पन्न करता है। पूछा गैस के संदर्भ में भी जाता है तो नाम ध्यान रखिएगा, जो कि आपकी फलों के पकाने से संबंधित है। तो एसिटिलीन जो है वो गैस है और आपका ऑप्शन कैल्शियम कार्बाइड जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 126 की कौन सी बीमारी है जो कि दूषित जल पीने से जो है वो फैलती है। ये क्वेश्चन यानी कि बीमारियों से जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ आपको एक ना एक प्रश्न देखने को अवश्य मिल जाता है, तो ये जरूर आपको याद होना चाहिए। तो एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो दूषित बीमारी से जो है आपका जो रोग होता है वो होता है टाइफाइड। आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। ये भी पूछा जाता है किस जीवाणु से जो है ये रोग होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो टाइफाइड होता है वो जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ में जीवाणु से होने वाला रोग है। और किस जीवाणु से होता है? तो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से जो है ये रोग होता है। इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है आंत का बुखार के नाम से भी इसी को ही जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 127 प्रश्न है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है? CO2, N2O, CO या CH4? ग्रीन हाउस गैसेस से आपको पता होगा तो 2020 में क्वेश्चन पेपर में आया भी था। बताइए 2020 नहीं, जो अभी पेट का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, शायद जूनियर वाले में या पेट में से किसी एक में आया था। आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर CO जो है आपका सही होगा, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है होती है। CO क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपकी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन कौन सी होती हैं? तो काफी बार मैंने आपको ट्रिक बताई है, मीना का जलवा करके। मी जो है उससे मीथेन होता है, मीना का जो ना होता है उसे नाइट्रोजन N2O, और मीना का जलवा का से जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 भी दे रखा है। और मीना का जो मी है उससे CH4 होता है, मीथेन होता है ना।
CH4, CO2, N2O सब होता है और जलवा से जलवाष्प होता है, जलवाष्प भी होता है। इसके अलावा इसमें जो नहीं दे रखे हैं वो CFC नहीं दे रखी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपकी एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ध्यान रखिएगा। और ओजोन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस उसमें आती है, ओजोन भी आपका इसमें आ जाएगा। 128 प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो द्विबीजपत्री बताया तो मैंने आपको डिटेल में कि जिन के जो बीज होते हैं उसमें दो पत्रियां, दो दल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं द्विबीजपत्री। इनमें चारों में से अगर बात करें तो सरसों आपका द्विबीजपत्री है, चना आपका द्विबीजपत्री है, और बताइए सोयाबीन आपका जो है द्विबीजपत्री है, दालें आपकी जो है वो द्विबीजपत्री हैं। तो ये सब आपको जो है वो याद रखना है। तो द्विबीजपत्री पूछा गया था, डी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ। पौधों में जल का जो अधिग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पैलिसेड। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि जब भी पौधों में जल की बात हो तो जा से जल, जा से जाइलम, तो जाइलम को रटना है। जब भी फल की बात हो, यानी कि फल मतलब भोजन की बात हो, तो आपको फल याद रखना है, और फल से आप किसको जोड़ेंगे? फ्लोएम को। तो जा से जाइलम, जा से जल, फा से फल, फा से फ्लोएम। तो जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा, फल का या भोजन का फ्लोएम के द्वारा। 130 प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग जो है वो करते हैं? अब यहाँ पर देखिए मार्केली पैमाना दे रखा है, रेक्टर पैमाना, लगभग लगभग एक जैसे लगते हैं। तो आपको ये नहीं कंफ्यूज होना है कि अरे हम तो रिएक्टर पैमाना पढ़े थे, यही सही होगा। यहाँ पर मार्केली पैमाना भी जो है भूकंप की तीव्रता मापन के लिए यूज होता है। ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भूकंपीय तरंगे हैं उनका मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और भूकंपीय तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल जो है, रिएक्टर जो पैमाना है, इस पर भी किया जाता है। 131 प्रश्न है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन और ऑक्सीजन। तो जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा वही 99% के पास पहुंचेगा। तो आप जानते हैं एक नाइट्रोजन होती है और दूसरी ऑक्सीजन होती है। तो बाकी ऑप्शन में देख लीजिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बी वाले ऑप्शन में बिल्कुल यही सही हो जाएगा। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? तो आप कहेंगे 78% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलती है। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 21 होता है। यही 21% कहीं कहीं 20.98 करके लिखा रहता है। तो 78 और 21 ऐसे ध्यान रखिए। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जी है सबसे ज्यादा होती है। तो 32 प्रश्न है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य जो है वो क्या होता है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना। क्या शैक्षिक जो भ्रमण है उससे ऊर्जा विकसित होगी, या फिर छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, या सामाजिकरण को बढ़ावा देना, या टीम भावना बढ़ाना? तो टीम भावना शैक्षणिक भ्रमण से जो है वो नहीं आएगी। तो डी ऑप्शन तो आप सबसे पहले ही जो है वो काट दीजिए। सामाजिकरण आएगी, पर यहाँ पर जो मूल उद्देश्य है वो पूछा गया है शैक्षणिक भ्रमण का, तो सामाजिकरण को भी काट दीजिए। ऊर्जा विकसित संबंधित ही नहीं है। बचा कौन सा? बी वाला। छात्रों के लिए जो है प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष अनुभव से वो सीखते हैं, वो मूल उद्देश्य आप कहेंगे शैक्षणिक भ्रमण का हो जाएगा। 133 प्रश्न है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता जो है वो होती है? इसको आप कैसे पहचानेंगे? इसमें ज्यादा जल होगा, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, मिट्टी कठोर होती है। तो बताइए कि शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो मिट्टी में जो है लवण सांद्रता जो है वो अधिक होगी। तो इस आधार पर क्या कर सकते हैं? लवण मतलब क्या होता है? नमक। यानी कि इस प्रकार की मिट्टी में नमक की मात्रा जो है वो ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कम होगी, और इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो क्षारीय प्रकृति होगी। बस तीन चीजें ध्यान रखिएगा। किसके बारे में है ये? शुष्क मिट्टी के बारे में है। अगला 134 प्रश्न, कौन सी नदी कश्मीर घाटी से जो है वो बहती है? यही क्वेश्चन पूछा था दोपहर बजे 3 बजे वाली क्लास में हमने। झेलम, तीस्ता, रावी या व्यास। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर झेलम सही हो जाएगा। कश्मीर में अधिकतर आप देखते थे ना पहले, अब तो चीजें सामान्य हो गई, पहले क्या होता था, आतंकवादी टाइप की जो घटनाएं हैं वो होती रहती थी कश्मीर में, और कश्मीर के लोग क्या करते थे? उसे झेलते थे। क्या करते थे? आप कहेंगे झेलते थे। और झेलने से क्या याद रखेंगे? झेलम याद रखेंगे। तो जब भी कश्मीर घाटी से संबंधित नदी पूछी जाए तो झेलम आपको बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए। 135 प्रश्न है, चरने वाले जो पशु हैं वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन के द्वारा, पर परागण के द्वारा, चुनकर चरना, या रोग फैलाकर? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा।
ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। तो चरने वाले जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं, जो सभी वनस्पतियाँ होती हैं उनको समान रूप से नहीं चरते हैं। आपने कभी अगर ध्यान दिया होगा, वैसे आप कहाँ चरने वाला पशु देखेंगे, ऐसा होता है जैसे पशु जब चरने जाता है तो 20 तरीके की आप देखेंगे जो घास है वो आपको मैदान में खड़ी देखने को मिलती है। तो पशु क्या करता है, उनमें से चुन कर जो है, उनमें से जो उसको सही लगता है, जो अच्छा लगता है वो खाता है, तो चुन कर जो है वो उनमें से छाँटता है। तो यहाँ पर चरने वाले जो पशु है वो वनस्पति को कैसे बदल रहे हैं, तो चुन कर जो है वो चर रहे हैं। सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 136 के इनमें से कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम, विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई। देखिए, जब भी अस्थियों, हड्डियों की बात आए तो आपको कैल्शियम ज़रूर जो है उसमें देखना है, होना चाहिए। तो ए ऑप्शन में कैल्शियम नहीं है और डायरेक्ट इसको जो है वो काट दीजिए। कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। जब भी अस्थियों की बात आए तो आपको क्या याद रखना है? सूर्य का प्रकाश, जो कि हमारे हड्डियों के लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि उसमें पाया जाता है विटामिन डी। तो विटामिन डी और कैल्शियम, डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न 137 है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इस चीज को ध्यान रखिए कि जब भारत की बात होगी तो माउंट एवरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है आपका जो देश है वो नेपाल भी लग जाता है। इसलिए माउंट एवरेस्ट तो विश्व में नंबर 1 पे है, 8,848 ऊंचाई है। यहाँ पर भारत में पूछ लिया गया है। अब जंग होती है माउंट केटू और माउंट कंचनजंगा के मध्य। एवरेस्ट मैंने बता दिया कि आप काट सकते हैं। कंचनजंगा जो है ये आपका हिमालय के जो ऊंचे शिखर हैं उसी में आता है और भारत का भी है। और इसकी जो ऊंचाई है कंचनजंगा की वो है 8598, 8598। और ये ऊंचाई जो है मीटर में है। और जो आपका माउंट केटू है इसकी जो ऊंचाई है ये है 8611। इसीलिए अधिकतर जगह, हर जगह आंसर में जब भी माउंट केटू की बात होती है, यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात होती है भारत में, तो माउंट केटू ही आंसर दिया जाता है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी जो है वो कहते हैं। काराकोरम श्रेणी में जो है स्थित है। ऊंचाई इसकी 8611 है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि किस हिसाब से यहाँ पर आंसर दिया जाता है। बाकी कुछ बुकें हैं जिसमें माउंट कंचनजंगा आंसर दिया रहता है, पर मोस्ट ऑफ द जगह माउंट केटू ही आंसर दिया रहता है। और माउंट एवरेस्ट कब होगा? जब विश्व की बात की जा रही हो, भारत की बात जो है ना की जा रही हो। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो 8,848 जो है, ये सब एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। पर वर्तमान में जो अब एनसीईआरटी आ रही है उसमें 8,850 मीटर देखने को मिल रही है। ये 2 मीटर जो है वो बढ़ गई है। 138 प्रश्न है, पारिस्थितिकी मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल और पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं और पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ये कथन जो है वो किसने दिया? हचिंसन, कोल, दासमैन, लिनियस। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये कथन जो है वो दासमैन के द्वारा दिया गया था 1976 के अनुसार। यानी उसमें दिया गया था, इनके अनुसार भौतिक पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव को अलग नहीं किया जा सकता। जीवमंडल, मिट्टी, चट्टानें, जल, वायु, ये सब पतली परत है जिसमें सभी पारस्परिक अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं, इनका ये कहना था। अगला 139 प्रश्न, बेहद ही सरल कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो आपको सभी परत के नाम मैंने पहले भी कहा है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन में हिंदी इंग्लिश अलग अलग ना दे करके हिंदी में भी इंग्लिश वाले ही नाम लिख दिए जाते हैं, इसलिए तो सबसे नीचे परत आती है क्षोभ मंडल। बस यही आपका सही हो जाएगा। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, इसको भी जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा। ऊंचाई इसकी ध्रुवों पर 8 और जो समुद्र है या विषुवत रेखा है उस पर 18, इस टाइप से मैंने बताया। 140 प्रश्न है, और विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम जो है वो क्या है? स्कर्वी, बेरी-बेरी, रतौंधी या थकान। बताइए कौन सा सही होगा। तो विटामिन सी की कमी से होता है आपका रोग स्कर्वी। सा से ही, यानी विटामिन जो सी है इसी के नाम से ही आप जोड़ कर रखिए स्कर्वी। बेरी-बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। 141 प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है? प्रतिभा पाटिल। आप कहेंगे नहीं, ये पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। पद्मजा नायडू, किरण बेदी या हंसा मेहता। तो पहली आईपीएस अफसर थी आपकी इन 4 ऑप्शन में से किरण बेदी। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? अमृतसर पंजाब में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और भारत की पहली महिला आईपीएस चुनी गई थी। 142 प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला जो गैंडा है वो कौन सा वन्य जीव जो अभयारण्य है उसका नाम पूछा गया है? मानस, काजीरंगा, गिर जंगल या कान्हा किसली।
बताइए कौन सा सही होगा? असम का प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा। आंसर की बात करते हैं तो आपका काजीरंगा जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 143 कि इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। मैंने ट्रिक भी बताई थी अगर आपको याद होगा कि आग्नेय चट्टान पहले होता क्या है, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है वो जब ठंडा होता है, जम जाता है, तो वो आपका किसका रूप लेता है? आग्नेय चट्टान का। ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि लोग आपसे जल जाते हैं जब आप जो घर का जो बेस होता है, जमीन होता है ना, उसको बेस बोलते हैं, उसमें क्या लगा लेते हैं? ग्रेनाइट लगवा लेते हैं। तो ग्रेनाइट भी आपकी जो है आग्नेय चट्टान है। लोग जल जाते हैं, उससे आप आग वर्ड को जोड़ सकते हैं, और बेस में लगवाते हैं, इससे आप बेसाल्ट को जोड़ सकते हैं। तो बेसाल्ट भी आपकी आग्नेय चट्टान में आती है। आप ग्रेनाइट पत्थर लगवा रहे हैं, वो भी आग्नेय चट्टान में आती है। ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ग्रेनाइट याद होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रेनाइट से ही मिलता जुलता ग्रेफाइट भी होता है, और ग्रेफाइट आपका रूपांतरित चट्टान में, रूपांतरित चट्टान जो है उसी का जो है वो उदाहरण है ग्रेफाइट। अच्छा, पूछा ये भी जाता है कि किसका जो है ये रूपांतरण है, तो ये जो है वो बिटुमिनस कोयला का जो है वो रूपांतरण है। ये भी आप याद रख सकते हैं। और जो बेसाल्ट है ये किस में बदल जाता है, तो ये सिस्ट में बदल जाता है। ग्रेनाइट किस में बदल जाता है, तो नीस में बदल जाता है। अगला देखते हैं 144 प्रश्न कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत जो है वो पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या आइनोस्फेयर? मैंने बताया ना, इसी तरीके से आपसे परत से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ऑप्शन में भी आपको जो मान है वो इंग्लिश के ही जो है वो दिए होते हैं। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ओजोन परत का विस्तार वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है, और समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसकी भी एक ट्रिक होती है, वो भी हम यहाँ पर आपको लिख के बता दे रहे हैं। ट्रस्ट, इंग्लिश में याद करने की, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ये एक छोटी सी लाइन है, इसको याद रखिए। ट्रस्ट का जो टी आर है इससे आप याद रख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रस्ट का जो एस टी है इससे याद रख सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। एमी जो है इससे आप याद रखेंगे मेसोस्फेयर। आईएन जो है इससे याद रखेंगे आइनोस्फेयर। और टीएच जो है इससे याद रखेंगे थर्मोस्फेयर। और ईएक्स से याद रखेंगे एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो क्रम इससे आप याद रख सकते हैं। अगला है 145 की पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक जो विस्तृत सैले हैं, चट्टानें हैं, वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी होंगी। अवसादी होंगी, आग्नेय होंगी, कायांतरित होंगी या फिर ज्वालामुखी होंगी। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें कौन सी हैं? तो आंसर की बात करते हैं इनमें से कौन सा सही होगा, तो अवसादी आपका सही होगा। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक जो विस्तृत शैलें हैं, वो आप क्या कहेंगे, सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है जो फैली हुई हैं। विस्तृत का मतलब है जो सबसे ज्यादा क्षेत्र पर फैली हुई हैं, वो कौन सी चट्टान है, तो अवसादी चट्टान। कितना परसेंटेज है इनका, तो 75% के आसपास हैं। और बाकी जो 25% है उसमें आपकी आग्नेय और कायांतरित दोनों मिलाकर आती हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा परसेंटेज है अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टानों को और किस नाम से जाना जाता है, तो द्वितीयक चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। आग्नेय को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो प्राथमिक चट्टानों के नाम से जाना जाता है। और जो अवसादी चट्टान है उसमें सर्वाधिक जो अंश होता है वो किस चट्टान का होता है, तो 80% जो है वो क्ले चट्टान का होता है। अगला है भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र जो है वो कौन सा है? फिजियोग्राफ है, सिस्मोग्राफ है, कार्डियोग्राफ है या बैरोग्राफ है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अभी मैंने बताया भी था, सिस्मोग्राफ आपका बिल्कुल सही होगा। आसान सा प्रश्न था। अगला है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून या फिर 23 सितंबर या 22 दिसंबर? कौन सा इनमें से सही होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन आपका होता है 22 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को जो सूरज है वो आपका मकर रेखा पर लंबवत जो है वो चमकता है। इस चीज को ध्यान रखिए, जिससे जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें सबसे लंबा दिन और रात जो होती है वो छोटी होती हैं। और ये जो घटना है वो क्या कहलाती है? मकर संक्रांति या शीत अयनांत जो है वो कहलाती है। शीत अयनांत जो है वो कहलाती है। अगला है इनमें से कि कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? जलधाराओं से क्वेश्चन सुपर 10 में बहुत पूछे गए थे। तो फाकलैंड या फिर मोजाम्बिक या फिर गल्फ स्ट्रीम या ब्राजील? बताइए कौन सी इनमें से ठंडी जो है वो समुद्री जलधारा है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है ये आपकी ठंडी जलधारा है।
यहाँ पर ठंडी समुद्री धारा पूछा गया है, गल्फ स्ट्रीम नहीं होगा, आपका होगा फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड धारा जो है ये आपकी ठंडी समुद्री जलधारा है। बाकी मोजाम्बिक भी गर्म में आती है, और गल्फ स्ट्रीम भी, और ब्राजील भी। गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म ठंड जलधारा जो है उसमें आती है। गर्म में आपकी और कौन सी पूछी जाती है? अगुल पूछी जाती है, मोजाम्बिक तो है ही यहाँ पर, फ्लोरिडा जो है पूछी जाती है, और क्यूरोसिया की जो जलधारा है वो भी पूछी जाती है। तो फॉकलैंड यहाँ पर ठंडी समुद्री जलधारा है, बाकी सभी यहाँ पर गर्म है। 149 सेकंड लास्ट प्रश्न है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही आसान सा है, राजस्थान, तमिलनाडु, असम या उत्तर प्रदेश। कौन सा इनमें से सही होगा? तो आप कहेंगे बिहू जो है ये असम जो है उसका लोक नृत्य है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला इस वीडियो का लास्ट है, इसके बाद हम प्रश्न पूछ देखेंगे इसके बाद के पोर्शन के, जो कि संस्कृत के। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र कहते हैं, खाद्य अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, या फिर बायोमास का पिरामिड कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को हम खाद्य जाल के नाम से जो है वो जानते हैं। खाद्य श्रृंखला और जब जुड़ जाती है ना तो वो मिलकर क्या बना देती हैं? खाद्य जाल बना देती हैं। यही आपका ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं संस्कृत के पोर्शन की तरफ, जिसमें हम टोटल 30 प्रश्न देखेंगे। 61 से लेकर के 90 तक 30 ही प्रश्न आते हैं आपके एक पूरे पेपर में। तो 61 प्रश्न है कि शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। छात्र की पारिवारिक आय की जांच करने के लिए, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, या फिर छात्र की विषयगत जो कमजोरी है उसको जानने के लिए, या छात्र में प्रतिस्पर्धा की जो भावना है उसका विकास करने के लिए। तो नैदानिक परीक्षण आंसर की बात करते हैं तो पारिवारिक आय से कोई लेना देना नहीं है, स्वास्थ्य परीक्षण से नैदानिक परीक्षण की कोई लेना ही देना नहीं है। आगे है छात्र की विषयगत जो कमजोरी है उसको जानने के लिए, बिल्कुल सही होगा। और प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास है भी इसका मतलब नहीं है नैदानिक परीक्षण का, तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 62 प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? रेडियो, चार्ट, श्यामपट्ट, ग्रामोफोन। बताइए कौन सा सही होगा? तो कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक जो शिक्षण सामग्री होती है वो होती है ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट जिसको हम कहते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 63 प्रश्न है, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य क्या होता है? पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना, या अध्यापक बोलता है छात्र लिखता है, एक छात्र बोलता है अन्य छात्र लिखते हैं, या स्मरण के आधार पर लिखना। तो प्रतिलेख के बारे में पूछा गया है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन पुस्तक से कुछ अंश को देख कर लिखना जो है उसे कहते हैं प्रतिलेख। इसी को ही हम प्रतिलेख को ही जो है प्रतिलिपि या नकल भी कहते हैं। तो पुस्तक से जब आपको देख देख के उतारना है तो उसी को ही तो हम प्रतिलिपि या नकल कहते हैं, उसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, छंदोबद्धता होती है गद्य पाठों में होती है, नाटक पाठों में होती है, पद्य पाठों में होती है, या कहानी पाठों में होती है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो छंद आपको देखने को मिलते हैं, छंदोबद्धता देखने को मिलती है पद्य के पाठों में, यानी कि जो पोयम आधारित होते हैं। गद्य जो होते हैं और थ्योरी बेस्ड देखते हैं पूरा पूरा पैराग्राफ लिखा रहता है, पूरी लाइनें एस्से के टाइप से, वो होता है गद्य। पद्य में क्या होता है? पोयम होती हैं, 4 लाइनें फिर 2 लाइनें इस टाइप से। तो पद्य जो पाठ होते हैं उनमें होती है छंदोबद्धता। 65 प्रश्न है, इनमें से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? आपसे पूछा गया है। वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान ना होना, क्या ये अशुद्ध वाचन के कारण में आएगा? तो आप कहेंगे कि ये आएगा, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया है ना, वर्णों की ध्वनियों का अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो आप अशुद्ध वाचन ही तो करेंगे। प्रयत्न लाघव जो है ये भी आपका इसमें आता है। उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी भी जो है अशुद्ध वाचन के कारण में आती है, परंतु सस्वर वाचन जो है ये आपका नहीं आता है अशुद्ध वाचन के कारण में। डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। सस्वर वाचन होता क्या है? तो स्वर सहित पढ़ते हुए जो अर्थ ग्रहण करने को हम कहते हैं ना, वो मतलब केवल पढ़े नहीं, उसका अर्थ भी समझे, उसको ग्रहण करें, वो होता है सस्वर वाचन, जो कि अशुद्ध वाचन के कारण से संबंधित नहीं है। क्योंकि पूछा था ना कौन सा इनमें से अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है, तो वो आपका कारण नहीं है। 66 प्रश्न आपका है कि जो का वर्ण है उसका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? मूर्धा है, ताल है, कंठ है, ओष्ठ है? तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो का से ही संबंधित आपका क्या होगा सूत्र? तो अकुह विसर्जयनाम कंठः होता है आपका। का वर्ण जो है, जो का वर्ग है स्टार्टिंग में उसमें ही आ जाता है, तो का खा वो सब आते हैं ना कंठ में, तो उसी सूत्र से आप याद रख सकते हैं, अकुह विसर्जयनाम कंठः। 67 प्रश्न है, इक्ष्वाकुवंशी राजाओं को निरूपण प्राप्त होता है।
दस कुमार चरितम में, रघुवंशम में, मेघदूतम में, कादम्बरी में। तो बताइए इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण जो है वो प्राप्त होता है किसमें? आंसर की बात करते हैं तो रघुवंशम में जो है प्राप्त होता है। बी वाला सही होगा। तो ये जो इक्ष्वाकुवंशी लिखा है ना, ये एक वंश है। जैसे पहले अलग अलग राजा महाराजा हुए, कोई वंश हुआ, कोई आपका साम्राज्य चला, तो उसी प्रकार से इक्ष्वाकु जो है ये आपका एक वंश था। इक्ष्वाकु वंश के प्रथम राजा जो थे उनका नाम भी इक्ष्वाकु ही था। और इनके संदर्भ में उत्पत्ति इनकी सूर्यवंशियों से हुई है और बहुत सी अलग अलग उत्पत्ति है, परंतु आपको याद रखना है कि रघुवंशम में इन राजाओं का निरूपण किया गया है। 68 प्रश्न होता है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से, नाट्य शास्त्र से, अलंकार से या काव्य शास्त्र से, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन व्याकरण से जो है वो सही होगा। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित व्याकरण से है। और आपका जो अष्टाध्यायी है पूछा यह जाता है कि किसके द्वारा रचित है, तो महर्षि पाणिनि के द्वारा जो है वो रचित है। और व्याकरण का जो है एक प्राचीन, अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें टोटल 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और प्रत्येक पाद में सूत्र भी हैं, जिनकी संख्या 38 से 220 तक, कहीं-कहीं 32 भी लिखी रहती है। कुल मिलाकर सूत्रों की संख्या आपको पता होना चाहिए, तो 4000 जो है वो सूत्र हैं। 69 प्रश्न है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित जो है वो कितने खंडों में किया है? 12 खंडों, 14 खंडों, 16 खंडों या फिर 18 खंडों? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो टोटल 14 खंडों में जो है परिभाषित, यानी कि विभाजित जो है वो किया है महर्षि पाणिनि ने संस्कृत को। संस्कृत की जो वर्णमाला है उसको, ना कि संस्कृत को। तो संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, जो ता वर्ग है उसका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? कंठ है, तालु है, दंत है या मूर्धा है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए सूत्र, और सूत्र अगर आपको पता है तो आप चुटकियों में बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो दंत आपका सही होगा। सूत्र इसका होता है लितुलसा नाम दंता। तो आपका जो ता वर्ग है वो सभी आपके दंत से उच्चारण में जो है वो आ जाते हैं। अगला देखते हैं 71, गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? तो आपके सबसे पहले गम धातु में जो लोट लकार है कैसे चलते हैं, रूप आपको धातु रूप वो पता होना चाहिए। तो आपका इस टाइप से चलते हैं, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। पूछा क्या गया है प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये सबसे पहले ही पूछा गया है, जो कि आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, गच्छतु से हो रहा है, तो ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर लट पूछा गया होता तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति करके चलता है। लिट पूछा गया होता तो गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति करके चलता है। लंग पूछा गया होता तो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन पूछा गया मतलब चलता है। और जो विधिलिंग पूछा गया होता तो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु। अगर आपको पता है, अगर आपको केवल गम के भी पता है तो उससे पट का कोई पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। तो एक ना एक तो रटा ही होना चाहिए। 72 प्रश्न है, पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है? द्वितीया एकवचन, चतुर्थी बहुवचन, तृतीया एकवचन या तृतीया द्विवचन? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं किस टाइप से आपके चलते हैं पितृ शब्द के, तो पिता पितरम, पित्रा, फिर पित्रे, फिर पितुः पितुः पितरी, इस टाइप से चलते हैं किसमें, एक वचन में। और यहाँ पर पूछा क्या गया है कि किस विभक्ति और वचन का है, तो पित्रा आपका थर्ड नंबर पे आ रहा है। ऐसे देखिए, पिता, फिर दूसरा पितरम, फिर पित्रा, तो पित्रा तीसरे पे आ रहा है, यानी तृतीया और एक वचन, इस टाइप से आपका होगा। द्विवचन में कैसे चलते हैं, तो पितरौ पितरौ, पितरभ्याम पितरभ्याम पितरभ्याम, फिर पित्रोह पित्रोह, और लास्ट में बहुवचन में कैसे चलते हैं, तो पित्रा, फिर पित्रन, फिर पितृभि, फिर पितृभ्याम, फिर पितृभ्याम, फिर पितृनाम, फिर पितृसु, इस टाइप से चलते हैं। इस क्रम में ऊपर से नीचे के क्रम में मैंने आपको बता दिए। 73 प्रश्न है, अष्टाविंशति शब्द का अर्थ क्या होता है? 18 होता है, 28 होता है, 38 होता है या 48 होता है? अच्छा प्रश्न है, तो बताइए कौन सा सही होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लाइक से, और लोग से शेयर करते रहिएगा ताकि और लोग भी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने के लिए जुड़ सकें। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? 38 कहते हैं किसको? अष्टाविंशति को।
तो आपका आंसर 38 नहीं 28 सही होगा ना, विंशति है। विंशति मतलब 20, त्रिंशति होता है, अगर त्रि लगा होता तो होता 30, तो विंशति के साथ साथ अष्ट भी लगा यानी अष्टाविंशति, यानी कि 20 और 8 यानी कि 28, तो 28 आपका सही होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन। अगला है 74, पावकः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पा प्लस आवका, पा प्लस आवका, पौ प्लस अका या पौ प्लस अका, कौन सा सही होगा? दो मात्रा एक मात्रा वाला, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पौ प्लस अका, ये आपका पावकः शब्द का संधि विच्छेद जो है वो होगा। 75 प्रश्न आपका है, जगदीश शाह में किस सूत्र से संधि जो है वो हुई है? तोरली से हुई है, या फिर मोह अनुस्वारा से हुई है, या फिर खरी चाह से हुई है, या फिर झलाम जसवंते से हुई है। तो जगदीशाह में कौन से सूत्र से संधि हुई है, ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं किस सूत्र से संधि हुई है, तो आपका ऑप्शन झलाम जसवंते जो है वो सही होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो झलाम का झल लिखा हुआ है, ये झल जो है ये आपका प्रत्याहार है, तो झलाम जसवंते, जसवंत में जो जस लिखा है ये आपका प्रत्याहार है। तो कहता यह सूत्र ये है कि जो झल प्रत्याहार है ये, और इसमें जो आपके सा सा हा वर्ण आते हैं वो, उसके स्थान पर आपका जस जो है वो प्रत्याहार हो जाता है। जस में आपके कौन कौन से आते हैं, तो जब गणदस आते हैं, जो कि आप जो सूत्र पढ़ते हैं 14 माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं उसमें जब गणदस करके एक सूत्र भी आता है, और सूत्र से मतलब नहीं, आपको जस प्रत्याहार से मतलब है, तो झलाम जसवंते हो जाता है, ये कहने का मतलब है। जगदीशा में अगर आप देखेंगे किस प्रकार से आपका होगा, तो जगत प्लस ईसा जो है इस टाइप से ब्रेक होगा, और जगत प्लस ईसा जो है मिल करके जगदीशा बनाएगा। और कौन कौन से इसके उदाहरण हैं जसत्व संधि के, ये जो है सूत्र किसका है, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जसत्व संधि का जो है किसका है, ये जसत्व संधि का जो है ये उदाहरण है। और कौन कौन से इसके उदाहरण हैं, तो आपका वागीसा हो जाएगा, वाक प्लस ईसा, सडानना हो जाएगा, सस प्लस आनना, और दिगंबर हो जाएगा, दिक प्लस अंबरः, अजंता हो जाएगा, अच प्लस अंतः, दिग्गजः पूछा जाता है, दिक प्लस गजः। तो ये जो मैंने बताया इनमें से बहुत पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। 76 है, राम शब्द के तृतीया एकवचन का रूप जो है वो क्या होगा? अब राम के आपको अगर रूप पता होंगे आसानी से आप कर ले जाएंगे, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो तृतीया एकवचन किस टाइप से रूप चलते हैं, तो रामः रामम रामेण रामाय, तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, रामेण आ रहा है, तो कि आपको बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका सही होगा। और आगे चलते हैं, रामात रामस्य रामे रामः, बाकी आपको द्विवचन और बहुवचन यहाँ पूछा नहीं गया है, तो अब यहाँ पर हम इसलिए इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। 77 प्रश्न कि पठामह पठ धातु का रूप होता है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, या विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो बताइए पठामह पठ धातु का रूप किसमें आता है, तो आपको पठती पठता पठंती में देखने को मिलता है, पठती पठता पठंती पठामी पठावा पठामह इस टाइप से देखने को मिलता है। और ये किस लकार में आता है, तो आपका ये लट लकार में आता है, उत्तम पुरुष और बहुवचन में आता है, तो यही आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 78 प्रश्न है, दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर क्या होता है, क्या बनता है? दात्वा बनता है, या दायित्वा बनता है, या दत्वा बनता है, या दायित्वा बनता है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो दत्वा बनता है आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप कह सकते हैं कि दा धातु से कत्वा प्रत्यय होकर दत्वा रूप जो है वो बनेगा, बाकी दायत्वा दायित्वा दायित्वा ये सब जो है वो अशुद्ध शब्द हैं, ये आपके नहीं बनेंगे। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 79 प्रश्न है, सह पादेन खंजः अस्ति, वाक्य में पादेन पद में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र जो है वो क्या होगा? रुच्यार्थानां प्रियमाणः, या फिर येनांग विकारः, या फिर अधिसिंग सांसा कर्म, या फिर अकथितम च, अकथितम च, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो जो क्या लिखा है, सह पादेन खंजा अस्ति, पादेन मतलब आपका होता है पैर, तो मतलब अर्थ क्या निकलेगा, वह पैर से जो है वो लंगड़ा है, तो किसी प्रकार के अंग में कोई विकार होता है उसके संदर्भ में सूत्र यूज होता है येनांग विकारः। तो पादेन पद में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है, येनांग विकारः, यही आपका सही होगा। 80 प्रश्न है, संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो तीन होते हैं, आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और
और उनके नाम है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जो कि हम अभी देखते हैं ना धातु रूप, उसमें आप देखते हैं। 81 प्रश्न है, संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है लट लकार, लोट लकार, लिट लकार या फिर लंग लकार। बताइए कौन सा सही होगा। भविष्य के संदर्भ में कौन सा जो लकार है वो यूज किया जाता है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला लिट लकार यहाँ पर जो है वो सही होगा, जो कि भविष्य काल के लिए जो है वो, या भविष्य काल के संदर्भ में जो है वो यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 82, इनमें से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है। टेप रिकॉर्डर, चार्ट, टेलीविजन या ग्रामोफोन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो श्रव्य दृश्य दोनों चीजें हैं टेलीविजन में, सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 83 प्रश्न है, तेन में विभक्ति जो है कौन सी होगी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी। तो बताइए तेन में कौन सी विभक्ति होगी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर तृतीया जो है वो सही होगा। जो तद शब्द हैं उसके जो आपके शब्द रूप हैं उसमें आपका तेन आता है। तो इसके रूप कैसे चलते हैं एक वचन में, तो सह तम तेन तस्मे तस्मात् तस्य तस्मिन, ऐसे चलते हैं। तो तेन आपका तृतीया नंबर पे आता है। तृतीया जो है वो विभक्ति है, एक वचन है उसमें, और बाकी आपका कोई ऑप्शन में इस टाइप से नहीं है। 84 प्रश्न है, आगस्त में प्रत्यय जो है वो है कत्वा प्रत्यय, कत प्रत्यय, लेप प्रत्यय, सृत प्रत्यय। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आगत्य में कौन सा प्रत्यय होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आगत्य में हम इस टाइप से ब्रेक करेंगे, एक तो बड़ा आ, फिर प्लस में गम, और फिर लास्ट में लेप। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा प्रत्यय, लेप हो जाएगा। सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 85 की बिभ्यति शब्द में मूल धातु और लकार जो है वो कौन सा होगा। भी धातु, लट लकार, भी धातु, लिट लकार, विभ धातु, लट लकार या फिर विभ धातु, लट लकार। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो भी विभ्यति, जो विभ्यति धातु है उसमें मूल धातु और लकार है आपका भी धातु, लट लकार। अगला देखते हैं आपका 86 प्रश्न। 86 प्रश्न है, भारतीय भाषाओं की जननी जो है वो कौन सी भाषा है। हिंदी भाषा है, संस्कृत है, द्रविड़ है या पंजाबी है। तो जब आप संस्कृत के प्रश्न ही देख रहे हैं तो समझ गए होंगे कि भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। 87 प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है। तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जिस सीरियल से आप इनको हमेशा बोलते हैं उसी सीरियल से सबसे प्राचीन है। सबसे पहले हम किसको बोलते हैं, ऋग्वेद को बोलते हैं, और ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन है। संगीत से संबंधित कौन सा है, तो सामवेद है। 88 प्रश्न है कि सत्र प्रत्यय युक्त पद इनमें से कौन सा जो है वो है। कथितः, कर्तुम, पठन, पठित्वा। बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से पठन आपका जो है वो सही होगा। बाकी इन सब चीजों को जब और डिटेल में आप पढ़ेंगे तब आपको इसमें और भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, और भी बहुत से रूल रेगुलेशन देखने को मिलेंगे। सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। अच्छा, ऐसा हम करते हैं कि यही जो 89 प्रश्न है यही हमारा लास्ट होगा। इसके बाद 90 वाला जो प्रश्न है वो हम आपसे पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। निश्चराह होगा, दिनकराह होगा, रत्नाकराह होगा या फिर सुधाकराह होगा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो आंसर की बात करते हैं तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची होता है रत्नाकरः। तो यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि भूत बलि पद में कौन सा समास होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, और इसका आंसर हम अगला जो आपका मॉडल पेपर कराएंगे उसमें जो है वो बताएंगे। तो भूत बलि पद में कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।